Good morning students. In previous class we have discussed about the structures of nucleoside. Okay, तो आज बच्चों जो है हम पढ़ेंगे जो है डीएनए के स्ट्रक्चर्स को. ठीक है, एक्चुअल में अगर हम बात करें बच्चों तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो डीएनए ही चल रहा है. ठीक है, तो हमने आपको जो है लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से जो है जब नाइट्रोजनस बेसिस जो है पेंटोज शुगर होती है, चाहे वो राइबोस शुगर हो चाहे वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, उसके साथ जब जो है रिएक्ट करती है तो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं. तो जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब एडेनिन जो है राइबोस शुगर के साथ जो है क्या करती है, जुड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन कहते हैं. ठीक है, देन उसके बाद हमने कहा था कि एडेनिन जब आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जुड़ती है तो उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, डीऑक्सी एडिनोसिन कहते हैं. तो इसी तरीके से बच्चों हमने आपको ग्वानिन का बताया था, देन उसके बाद साइटोसिन और उसके बाद थायमिन और यूरेसिल बताया था. थायमिन के केस में हमने बच्चों आपको बताया था कि जो थायमिन होता है, क्योंकि ये क्या होता है आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसलिए थायमिन जो है किसके साथ जुड़ेगा, कौन से पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेगा, जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है उसके साथ ही थायमिन जुड़ेगा. क्यों, क्योंकि जो डीएनए है उसी में थायमिन प्रेजेंट होता है. तो जब थायमिन जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जुड़ती है तो इस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम, या इस न्यूक्लियोसाइड को कहा जाता है डीऑक्सीथायमिडीन. ठीक है, क्या कहते हैं, डीऑक्सीथायमिडीन. और यूरेसिल जो होता है बच्चों, क्योंकि वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है. हमने क्या कहा था कि बाकी जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जैसे एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये डीएनए और आरएनए दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं. बट जो थायमिन होता है ये सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, और जो आपका यूरेसिल होता है ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है. तो जब यूरेसिल जो है किस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेगा, यूरेसिल जो है वो किसके साथ जुड़ेगा बच्चों, राइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा. तो जो है इस न्यूक्लियोसाइड को हम कहते हैं क्या, यूरिडिन. ठीक है, तो ये हमने कल की क्लास में बच्चों आपको बता दिया था. ठीक है, आज हम बच्चों जो है इन्हीं न्यूक्लियोसाइड को क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड प्लस आपका जो है फॉस्फेट ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है ना. तो आज हम जो है क्या करेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड है किस तरीके से जो है न्यूक्लियोटाइड जुड़कर जो है क्या करता है, आपका डीएनए का स्ट्रैंड बनाता है. तो उसी को आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज मैं आपको जो है न्यूक्लियोटाइड की जो एक चेन बना के बताती हूँ यहाँ पे कि न्यूक्लियोटाइड जो है किस तरीके से जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये होती है आपकी चेन जो है कुछ इस तरीके की. यहाँ पर जो है सबसे पहले आपकी जो है क्या होगी, पेंटोज शुगर होगी. क्या होगी बच्चों, पेंटोज शुगर होगी. ठीक है, सपोज ये पेंटोज शुगर है. ठीक है, दिख रहा, ये पेंटोज शुगर है. ठीक है, और कौन सी पेंटोज शुगर होगी, क्योंकि हम डीएनए का स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका H होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, CH2OH होगा यहाँ पर. ठीक है, क्या होगा, CH2OH होगा पांचवें कार्बन पे. ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा. ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसा होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है दूसरा न्यूक्लियोटाइड मैं बना देती हूँ. ये न्यूक्लियोटाइड बन गया आपका 5 कार्बन वाली जो है पेंटोज शुगर. ठीक है, यहाँ पर जो है इसका फर्स्ट कार्बन, सेकंड, देन थर्ड, 4 और 5 कार्बन. ठीक है, यहाँ पर इसका जो है H, यहाँ पर मैं अभी OH इसलिए नहीं जोड़ रही क्योंकि यहाँ पर जो है आपका क्या जुड़ता है बच्चों, आपका जो है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है. ठीक है, यहाँ पर जो है आपका क्या जुड़ेगा, फर्स्ट कार्बन पे जो है क्या होता है, OH रिमूव हो जाता है और यहाँ पर जो है आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है. ठीक है, और कौन सा बॉन्ड होता है नाइट्रोजनस बेस और इस पेंटोज शुगर के बाद, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जो है आपका जो है पेंटोज शुगर जो है नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ती है. ठीक है, तो ये मैं सेकंड आपका जो है क्या बना रही हूँ, न्यूक्लियोटाइड बना रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर H, देन ये क्योंकि आपकी जो है कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, H होगा ना, क्योंकि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है वहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. ठीक है, ये थर्ड कार्बन हो गया आपका. ठीक है, HOH, यहाँ पर H, और यहाँ पर आपका CH2OH. ओके, इसके बाद मैं एक और बना देती हूँ, मैं 3 ही आपको बना के दिखाऊंगी यहाँ पे. ठीक है, ये तीसरी मैंने आपको जो है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर्स बनाया. ठीक है, इस तरीके से ये फर्स्ट कार्बन H, सेकंड कार्बन H, थर्ड कार्बन HOH, और ये 4 कार्बन H, और ये फिफ्थ कार्बन CH2OH. ओके, यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आप समझ लो कि कहाँ कहाँ पर कार्बन है. फर्स्ट सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया बच्चों, ये 4 और ये 5 कार्बन. ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ कार्बन. यहाँ पर भी आपका ये फर्स्ट कार्बन, देन सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन. ठीक है,
तो डीएनए का स्ट्रक्चर बच्चों हमें पता है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रैंड तो होता है नहीं, है ना। डीएनए का स्ट्रैंड कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है ना, डीएनए का जो है डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है। तो ये तो हमने अभी सिंगल स्ट्रैंड बनाया है, ठीक है। तो अब इसका डबल हेलिकल स्ट्रैंड कैसा होगा, ठीक है, वो ही हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है बच्चों, ये जो हमारे जो पेंटोस शुगर है ना, इसको हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, थोड़ा उल्टा बनाना पड़ेगा, ट्विस्ट करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं वो क्या होता है, ट्विस्ट होते हैं, इस तरीके से ट्विस्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर उल्टा बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा बच्चों, ये आपका जो है ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन CH2OH। ये H यहाँ पर आपका जो है OH और H, ये आपका जो है यहाँ पर H, ये OH आपका फ्री रहेगा फर्स्ट कार्बन में, ठीक है, सॉरी ये OH और यहाँ पर आपका जो है ये H, ठीक है। देन इसके साथ कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा यहाँ पर, सेम ऐसे हमें यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा, उल्टा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चों, ठीक है। ये सेम वही नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट कार्बन, देन सेकंड, देन थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन CH2OH, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर इसके सामने का भी मैं बना देती हूँ, ठीक है। मैं 3 ही न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, ठीक है, तो उसी से आप समझ जाओगे, ठीक है। फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये 4 और फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा जो है इस न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये माना कि ये हमारा जो है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने क्या कहा था बच्चों आपका कि जो फर्स्ट कार्बन होता है यहाँ पर इसका OH ग्रुप जो है क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और यहाँ पर जो है आकर क्या जुड़ जाता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस में हमारे इन केस ऑफ डीएनए में क्या क्या हो सकता है, एडेनिन, आपका ग्वानिन हो सकता है, ठीक है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है और साइटोसिन हो सकता है। ये 4 जो है नाइट्रोजनस बेसेस जो है किस में प्रेजेंट होंगे, डीएनए में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आप कोई सा भी यहाँ पर जोड़ सकते हो, है ना, जरूरी नहीं है कि आपने एडेनिन ही जोड़ना है या ग्वानिन ही जोड़ना है, आप यहाँ पर एडेनिन जोड़ दीजिए, ग्वानिन जोड़ दीजिए, आप थायमिन जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने नाइट्रोजनस बेस जोड़ा, सपोज एडेनिन, ठीक है, ये क्या जोड़ा मैंने यहाँ पर, एडेनिन जोड़ा, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। डीएनए के केस में क्या क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन आपका होता है ना, यही 4 तो आपके जो है डीएनए में होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एडेनिन जोड़ दिया। तो हमेशा जो नाइट्रोजनस बेस होता है बच्चों, वो पेंटोस शुगर के जो है क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने इस पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है इसलिए मैंने नंबरिंग किया, तो ये फर्स्ट कार्बन पे जो है बच्चों क्या जुड़ गया, आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया। और ये किस बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से लिंक होते हैं, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज के द्वारा जो है ये यहाँ पर इनके बीच में बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। तो ये वाला स्ट्रक्चर्स क्या होगा बच्चों, आपका न्यूक्लियोसाइड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ फिफ्थ कार्बन पे। तो जब जो है पेंटोस शुगर पे जो है आपका कोई भी नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो उसको कहते हैं हम क्या बच्चों, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड वाला ये स्ट्रक्चर्स अभी हमारा बना है, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बना है, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, जब जो है इस पेंटोस शुगर के फिफ्थ कार्बन पे जो है क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, इसके फिफ्थ कार्बन में ये फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। तो सिंपल से फॉस्फेट ग्रुप के लिए ये मैंने यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। क्या जोड़ दिया हमने यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप जो है बच्चों, ये किसके द्वारा जो है यहाँ पर इस पेंटोस शुगर से लिंकेज होते हैं, फॉस्फोईस्टर लिंकेज के द्वारा। जैसे यहाँ पर क्या था, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज के द्वारा पेंटोस शुगर जो है नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है, उसी तरीके से जो है पेंटोस शुगर जो है फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो है फॉस्फोईस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ता है। किसके द्वारा जुड़ता है बच्चों, फॉस्फोईस्टर लिंकेज के द्वारा जो है यहाँ पर बॉन्ड बनता है पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बाद बीच। और यहाँ पर क्या कहा बच्चों हमने,
कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर आपका, किस लिंकेज के द्वारा, आपका जो है ग्लाइकोसिटिक लिंकेज के द्वारा पेंटोज शुगर जो है नाइट्रोजनस बेस से जुड़ती है, और यहाँ पर जो है पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप से जो है फॉस्फो ईस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है 5th कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप हमने जोड़ दिया, क्लियर है। ठीक है, अब जो है बच्चों क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा फिर अब आपका, ठीक है, इसके बाद जो है दूसरे में कैसे जुड़ेगा ये, तो दूसरे में जो है बच्चों आपका कैसे जुड़ेगा, यानी कि दूसरा जो है आपका ये वाला, ठीक है, ये जो है यहाँ से फिर क्या जुड़ेगा आपका, यहाँ पर ये इसका 5th कार्बन हमने लगा दिया, यहाँ पर पहले कार्बन पे हम यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगा देते हैं, माना हमने यहाँ पर इस टाइम पर अब जो है एडेनिन ना लगाकर हमने क्या लगा दिया, ग्वानिन लगा दिया। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में ग्वानिन को क्या लिख सकती हूँ, जी लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे जी लिख दिया। ये क्या हमारा नेक्स्ट जो है नाइट्रोजनस बेस है, हमने यहाँ पे रैंडमली ग्वानिन को जोड़ दिया। ठीक है, अब इसके 5th कार्बन में फिर क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये इसके 5th कार्बन में हमने फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया बच्चों। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पर इस 3rd कार्बन से ये जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये किस तरीके से जो है हमने जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड में भी जो है 1st कार्बन पे इसका जो है नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने इसका 5th कार्बन पे जो है क्या जोड़ना है, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया। अब ये फॉस्फेट ग्रुप जो है इस वाले न्यूक्लियोटाइड से जो है इसके 3rd कार्बन से जुड़ जाएगा, तो जैसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, फिर सेम चीज़ वही यहाँ पर भी जो है 1st कार्बन पे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज हमने इस टाइम पर जो है साइटोसिन जोड़ दिया, या चलो थाइमिन जोड़ दीजिए। ठीक है, एडेनिन जोड़ दिया, ग्वानिन जोड़ा और थाइमिन जोड़ दिया। ठीक है, 1st कार्बन पे क्या जोड़ दिया हमने, नाइट्रोजनस बेस, थाइमिन को ऐड कर दिया, क्योंकि ये डीएनए है तो थाइमिन हो सकता है। और 5th कार्बन पे यहाँ पर फिर क्या होगा आपका, फॉस्फेट ग्रुप होगा, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप होगा यहाँ पर इसके 3rd कार्बन से जो है क्या होगा, इस तरीके से जुड़ जाता है। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड है ये आपस में किसके द्वारा जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं एक सिंगल इस वाले स्ट्रैंड की बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों कि हर न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहा है, किसकी वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, है ना। इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही ये तीनों न्यूक्लियोटाइड जो है एक चेन बना पा रहे हैं। अगर सपोज ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड अलग अलग सेपरेट होते हैं, है ना, तो कोई एक चेन नहीं बन पाती। ठीक है, बट यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इन तीनों न्यूक्लियोटाइड को जो है क्या कर रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों आप कितनी भी लंबी चेन बना सकते हो डीएनए की ना। मैंने तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको 3 बना के दी। आपकी जो डीएनए की चेन होती है वो हमने कल आपको एग्जाम्पल में बताया था ना कि आपकी जो है जैसे ह्यूमन के केस में 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, तो आप कितनी भी लंबी चेन बन सकते हैं ना इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से। ठीक है, तो मैंने आपको 3 करके बताया, आप जो है इस तरीके से बहुत लंबी चेन बना सकते हो। ठीक है, तो जितने ज़्यादा जो है न्यूक्लियोटाइड होंगे, चेन जो है डीएनए की उतनी ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, तो अब ये तो हमारी एक सिंगल चेन जुड़ी है बच्चों। अब ये डीएनए का जो ये सिंगल स्ट्रैंड हमने ये बनाया है इस साइड में, ये इस वाले स्ट्रैंड से कैसे कनेक्ट करता है और कैसे ये जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनता है। तो अब सेम यहाँ पर भी क्या होगा, आपका वही चीज़ होगा। तो यहाँ पर 1st कार्बन क्या है बच्चों आपका, ठीक है, 1st कार्बन आपका ये है ना, तो ये आपका ये 1st कार्बन है। तो यहाँ पर 1st कार्बन में क्या जुड़ता है, हमेशा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। तो अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना बच्चों कि आप जो है जब डीएनए का जब स्ट्रैंड बनाओगे ना, तो डीएनए के स्ट्रैंड में आप, क्योंकि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं और जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी किसी के साथ ऐड कर दिया। आप कहो कि एडेनिन को जो है हम जो है किसके साथ जोड़ देते हैं, ग्वानिन के साथ जोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, एडेनिन जो होगा ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी सेलेक्ट कर लोगे इसके साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, तो एडेनिन जो है वो हमेशा जो है थाइमिन के साथ ही पेयर अप होता है। ऐसा नहीं है कि एडेनिन आप ग्वानिन के साथ पेयर अप कर रहे हो या साइटोसिन के साथ पेयर अप कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एडेनिन जो होगा वो हमेशा किसके साथ ही पेयर अप होगा, थाइमिन के साथ। ठीक है, तो इसलिए आप इसके अपोजिट में कुछ भी नहीं डाल सकते। इसके अपोजिट में आप वही डालोगे जिसके साथ एडेनिन पेयर अप हो सकता है। तो किसके साथ होगा, थाइमिन के साथ। तो एडेनिन जो है वो हमेशा जो है थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और इनके बीच में जो है बच्चों क्या होता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जो दोनों जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं दोनों स्ट्रैंड के, ये जुड़ते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एडेनिन जो है थाइमिन के साथ जुड़ा है,
तभी तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जब इनके बीच में क्या बन रही है, बॉन्डिंग बन रही है। तो एडेनिन जो है हमेशा जो है क्या होता है बच्चों, आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थायमिन से जुड़ता है। और एडेनिन के साथ एक और चीज़ क्या कही बच्चों हमने इंपॉर्टेंट, कि एडेनिन जो है किसी के साथ भी रैंडमली पेयरअप नहीं हो सकता है। एडेनिन जो है हमेशा थायमिन के साथ ही पेयरअप होगा। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको कि एडेनिन जो बेस पेयर होता है वो हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। थायमिन जो होगा तो वो ऑब्वियसली आपका किसके साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ और एडेनिन के साथ। जब एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा तो थायमिन जो है वो एडेनिन के साथ ही जुड़ेगा। अब बात है साइटोसिन की या ग्वानिन की, ठीक है। तो ग्वानिन जो होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। ग्वानिन जो है बच्चों वो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ। तो साइटोसिन किसके साथ जुड़ेगा, ग्वानिन के साथ, और वही 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि डीएनए के केस में जब हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमने एडेनिन को साइटोसिन के साथ जोड़ दिया या ग्वानिन को जो है थायमिन के साथ जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है, आपका जो है ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो थायमिन इसलिए एडेनिन के साथ ही जुड़ेगा और साइटोसिन जो है हमेशा ग्वानिन के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो हमने रैंडमली कोई से भी नाइट्रोजनस बेसिस डाल दे, बट उसके अपोजिट में हमें सोच के डालना पड़ेगा भाई कि एडेनिन है तो ये जो है थायमिन के साथ ही जुड़ता है, और कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। इसका जो है अब इसका 5वां कार्बन कहाँ पे, ये, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका फॉस्फेट ग्रुप होगा, ये हमने जोड़ दिया फॉस्फेट ग्रुप। फर्स्ट कार्बन पे हमेशा क्या होता है, आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, और 5th कार्बन पे आपका जो है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, जोड़ दिया हमने। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, ठीक है। सेकंड ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड, इसका फर्स्ट कार्बन ये है बच्चों, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जोड़ा। अब क्या जोड़ोगे बच्चों, यहाँ पर आपका जो है इस वाले न्यूक्लियोटाइड में आपका नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन है, तो यहाँ पर आप क्या जोड़ोगे, यहाँ पे क्या जोड़ोगे आप, ग्वानिन हमेशा किसके साथ पेयरअप होगा, साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो ग्वानिन है तो यहाँ पर आपको साइटोसिन ही लिखना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ और नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ग्वानिन है तो आपको साइटोसिन ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस क्या आएगा आपका, साइटोसिन। तो हमने इसके फर्स्ट कार्बन पे क्या जोड़ दिया, साइटोसिन जोड़ दिया। अब ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। हो गया हमारा। अब इसका जो है ये तीसरा वाला जो था कार्बन, ये इस फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ गया इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ये थर्ड कार्बन जो है इस वाले फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ रहा था ना, तो सेम वैसे ही होगा कि ये फॉस्फेट ग्रुप अब इस वाले थर्ड कार्बन से जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, फर्स्ट कार्बन ये हो गया बच्चों, ठीक है। देन सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, और ये 5th कार्बन हो गया आपका CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर क्या होगा, आपका नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस क्या होगा बच्चों, अब देखिए बताइए, यहाँ पर आपका जो है थायमिन है, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस क्या जुड़ेगा, क्या बताया था हमने कि थायमिन जो है किसके साथ ही जुड़ेगा, एडेनिन के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, आपको एडेनिन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एडेनिन ही इसके साथ जो है पेयरअप होता है। कौन कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इसको जोड़ दिया, हो गया। अब इसके 5th कार्बन पे आइए, ठीक है, ये है 5th कार्बन। अब इससे पहले हमने यहाँ पर जो है इसका 5th कार्बन पर कौन सा ग्रुप होता, कौन सा आपका जो है ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप होता है ना। 5th कार्बन पे जैसे यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप था, वैसे इसके 5th कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप होगा। ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर 3rd कार्बन से जुड़ जाएगा इसके, ठीक है। यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। इसका 5th कार्बन जो है ये क्या है, यहाँ पर जो है फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा जब, तो ये क्या है, फ्री है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है ना, है ना। इसका जो है जो 5th कार्बन है बच्चों, इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है ये फ्री है। क्यों, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा आपको ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, ये, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिख रही बच्चों क्योंकि वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ये। तो इसका जो है बच्चों आप देख रहे हो कि ये लास्ट का जो 5वां कार्बन है, इसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। 5वां हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है ना। हमने तो यहाँ पर 3, मतलब कि हमने यहाँ पर जो है 3 की चेन बनाई है ना, तो हमारे यहाँ पर ये जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड है उसका 5वां कार्बन जो है उसका फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जो है फ्री आ रहा है। बट अगर चेन लंबी होगी तो आपका जो है चौथा न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, 5वां न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। जितनी लंबी चेन होगी तो उसका लास्ट वाला जो है इस साइड का जो है 5वां कार्बन क्या रहेगा, हमेशा फ्री रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर जरा दिखाई नहीं दे रहा तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती बच्चों, ठीक है। दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, ये बनी हमारी जो है न्यूक्लियोटाइड की चेन, ठीक है, कि किस तरीके से जो है न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे से जो है जुड़ते हैं। तो देखिए बच्चों, एक और बार मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड, हमने डीएनए का स्ट्रैंड हमें पता है, इतना तो हमें पता है ना कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, सिंगल तो होता है नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पर डबल न्यूक्लियोटाइड की चेन बनानी पड़ेगी, है ना। तो हमने पहले ये न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाई है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन में हमें पता है बच्चों कि क्या जुड़ता है, हमेशा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, और फिफ्थ कार्बन में हमेशा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, हमने जोड़ दिया। फिर देन उसके बाद हमने नीचे की, हम अगर पहले सिंगल चेन की बात करें उस पर आते हैं, फिर हमने दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाया, उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जोड़ा, उसके फिफ्थ कार्बन पे हमने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा। अब ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है यहाँ से इस वाले न्यूक्लियोटाइड के 3 वाले कार्बन से जुड़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जोड़ा, फिफ्थ कार्बन पे जो है फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा, तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पर इस तीसरे वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो एंड है, इसका 3 कार्बन वाला एंड जो है वो फ्री है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो है 5वां जो कार्बन है, फिफ्थ वाला कार्बन, वो फ्री है, ठीक है। अब देखिए इधर हमने दूसरी चेन बनाई, ठीक है। यहाँ पर हमने उल्टा हमने बनाया है, क्योंकि जो स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जोड़ा है, ये ट्विस्ट इसलिए होते हैं कि ताकि जो दोनों नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो सामने आ जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसा हमने बनाया इसको, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर हम इसको सीधा बनाते तो ये नाइट्रोजनस बेस इधर चला जाता, तो हमारा स्ट्रैंड बन नहीं पाता ना। तो इसलिए जो है हमने इसको उल्टा बनाया कि ताकि जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो सामने आ जाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन पे आपने नाइट्रोजनस बेस जोड़ा, ठीक है। देन उसके फिफ्थ कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप, फर्स्ट कार्बन में आपने जो है नाइट्रोजनस बेस, फिफ्थ कार्बन में आपने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है हमने एक और चीज़ आपको बताई है कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो प्यूरिन होता है, वो हमेशा जो है बच्चों किसके साथ जो है पेयर होता है, पिरिमिडीन के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि जो एडेनिन है वो क्या है आपका, प्यूरिन है ना। एडेनिन और ग्वानिन क्या होता है बच्चों, ये प्यूरिन होते हैं ना। एडेनिन और जो ग्वानिन है ये प्यूरिन होते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो ये प्यूरिन है ये हमेशा जो है किसके साथ ही जुड़ेगा, पिरिमिडीन के साथ ही जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो थायमिन है ये पिरिमिडीन है, और जो साइटोसिन है ये भी पिरिमिडीन है ना। तो जो आपकी जो है 2 रिंग होती हैं वो जो है एक रिंग के साथ ही क्या होती है, पेयर होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका जो है क्या कहा हमने कि जो एडेनिन है वो हमेशा जो है किसके साथ ही पेयर होगा, थायमिन के साथ ही पेयर होगा, ठीक है। यानी कि प्यूरिन जो है हमेशा पिरिमिडीन के साथ ही पेयर होगा, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो ग्वानिन है ये प्यूरिन है, तो ये किसके साथ पेयर हो रहा है, एक पिरिमिडीन के साथ पेयर हो रहा है, जो कि है आपका साइटोसिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर होगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही पेयर होगा। एडेनिन और थायमिन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से जो है बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो हम जब डीएनए का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हम ये सब चीज़ें तो नहीं दिखाते हैं ना, हम न्यूक्लियोटाइड को नहीं उसमें मेंशन करते हैं, हम सिर्फ बीच में बेस पेयर को उसको मेंशन करेंगे, बट न्यूक्लियोटाइड को हम ऐसे मेंशन नहीं करते उसमें डीएनए के स्ट्रक्चर्स में। जब हमने सपोज ये डीएनए का स्ट्रैंड बनाया बच्चों, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहीं पर भी ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाया है ना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो तब हम इस तरीके से सिंपल से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और ये बीच में ये नाइट्रोजनस बेसेस को जोड़ देते हैं। तो ये आपको बताना ज़रूरी था कि एक्चुअल में जो ये डीएनए का स्ट्रैंड आप ये बनाते हो ये एक्चुअल में ये स्ट्रैंड होता है। अगर इसके हम जो है केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये एक्चुअल में ऐसा स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो इतना बच्चों समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है न्यूक्लियोटाइड। अब आप देखो बच्चों, ये एक न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं चेन की बात करूँ तो ये जो है किसके द्वारा जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हो कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसके द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता यहाँ पर बीच में तो ये क्या आपस में जुड़ते हैं, या फिर जो हमने कहा कि ये जो फॉस्फोइस्टर जो लिंकेज है ये नहीं होता तो ये आपस में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते नहीं जुड़ते, ये सब सेपरेट होते हैं, है ना। और ये 2 अगर न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो वो किसकी वजह से जुड़ रहे हैं, किस बॉन्ड की वजह से जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़ रहे हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें 3 लिंकेज होते हैं। एक आपका जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि पेंटोस शुगर और आपका जो है नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनता है। एक आपका जो है फॉस्फोइस्टर लिंकेज जो कि आपको जो है न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है, और एक है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है ना बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, इसको कहते हैं हम बच्चों 5' जहाँ पर हेड में फॉस्फेट ग्रुप है ना ये जो कि फ्री है,
आप देख रहे हो बच्चों कि ये वाली अगर चेन की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका कि जो ये 5th कार्बन वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है ये क्या है, फ्री है ना। यहाँ पर इस फॉस्फेट ग्रुप ये किसी के साथ भी जो है लिंक नहीं हो रहा है ना। तो ये जो 5वां कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है ये फ्री है, तो इसको कहेंगे हम 5 डैश। क्या कहते हैं? 5 डैश। और इसके लास्ट वाले पे आइए, ये वाला यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इसका 3rd कार्बन है, ये 3rd कार्बन है इसका, ये हमने 1 2 और ये नंबरिंग करी है 3rd, तो इसका 3rd कार्बन क्या है, फ्री है यहाँ पर, तो इसको कहेंगे हम 3 डैश। तो यानी कि 5 डैश जो हेड वाला रीजन है जो जिसका कि फॉस्फेट ग्रुप फ्री है उसको 5 डैश, और इसको कहेंगे हम जहाँ पर 3rd कार्बन फ्री है उसको कहेंगे 3 डैश। सेम यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर क्या है बच्चों आपका ये जो 5 डैश है ये तो फ्री नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो 3rd कार्बन है ये फ्री है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, 3 डैश कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है कि आपका 5वां कार्बन फ्री है, तो इसको कहेंगे हम बच्चों क्या, 5 डैश। तो जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है बच्चों वो क्या होता है, हमेशा एंटी पैरेलल होता है। अगर ये फर्स्ट वाला स्ट्रैंड 5 डैश टू 3 डैश है तो दूसरा इसका जो स्ट्रैंड होगा वो 3 डैश टू 5 डैश होगा। तो यही मैं इसको आपको यहाँ पर समझाती हूँ। जैसे सपोज ये 5 डैश है तो इसका जो एंड है ये वाला ये क्या होगा, 3 डैश होगा, और इसका अपोजिट जो स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा, एंटी पैरेलल होगा। तो यानी यहाँ 5 डैश था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 डैश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 डैश। तो हो गया ना कि ये 5 डैश, इसका अपोजिट 3 डैश है, इसका हेड रीजन ये यहाँ पर 3 डैश है तो इसका अपोजिट जो है 5 डैश है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका जो है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, कि किस तरीके से जो है डीएनए का जो है जो जिस स्ट्रक्चर्स को हम इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो एक्चुअल में जो है न्यूक्लियोटाइड के किस तरीके से जुड़ने से बनता है। ठीक है, तो कल की क्लास में बच्चों हम डीएनए का आपको जो है ये वाला स्ट्रक्चर्स आपको बताएंगे। ठीक है, कि ये वाला स्ट्रक्चर्स जो है किसने प्रपोज किया था और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका जो है न्यूक्लियोटाइड का जो है स्ट्रक्चर्स के किस तरीके से जो है जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में जुड़कर जो है क्या करते हैं, डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन है, फर्स्ट और सेकंड, और ये आपस में किसके द्वारा जुड़ रहे हैं, आपके जो है ग्लाइकोसिटिक लिंकेज के द्वारा, ठीक है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज के द्वारा और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो कल की क्लास में बच्चों हम डीएनए का जो है ये वाटसन एंड क्रिक वाला जो है मॉडल इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।